नमस्कार साथियों। आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम 16 फरवरी को तीसरी शिफ्ट में हुआ है। उसके क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेते हैं जो आपसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, रदरफोर्ड के स्वर्णपन्नी प्रयोग में जब कुछ अल्फा कण वापस मुड़ गए यानी 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए तो इस अवलोकन का मुख्य निष्कर्ष क्या था? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु का सारा धनावेश और द्रव्यमान एक बहुत छोटे स्थान में केंद्रित है। परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है। आइए सही प्रश्न देख लेते हैं, यानी सही उत्तर इसका। परमाणु का सारा धनावेश और द्रव्यमान एक बहुत छोटे स्थान में केंद्रित है। रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली पन्नी पर धनावेशित अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने पाया कि 12,000 में से एक कण 180 डिग्री के सर्कल के कोण पर वापस लौट आया। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही छोटा ठोस और धनावेशित भाग है जिसे नाभिक कहा गया। क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित थे, इसलिए नाभिक के धनावेश में उन्हें शक्तिशाली रूप से प्रतिकर्षित करके वापस भेज दिया। उसके कुछ की पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। इस प्रयोग से परमाणु के नाभिक की खोज हुई। नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। अधिकांश कण सीधे निकल गए थे, जिससे पता चला कि परमाणु का अधिकतर स्थान खाली है। अगला प्रश्न नंबर 2, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मानव आँख की अपनी लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? निकट दृष्टता यानी मायोपिया, दूरदृष्टता हाइपरमेट्रोपिया, समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन, दृष्टिवैषम्य एस्टिग्मेटिज्म। इसका सही आंसर समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। मानव आँख का लेंस लचीला होता है और सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और लेंस मोटा हो जाता है। जब हम दूर देखते हैं तो मांसपेशियां शिथिल होती हैं और लेंस पतला हो जाता है, यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है। आँखों की इसी फोकल लेंथ बदलने की शक्ति को समंजन क्षमता कहते हैं। एक स्वस्थ आँख की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम दूरी अनंत होती है। उम्र बढ़ने के साथ सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। आँख का लेंस एक पारदर्शी क्रिस्टलीय उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न नंबर 3, जब किसी पदार्थ को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो उसके कणों के साथ क्या होता है? कणों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। कणों की औसत गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है जबकि वे आकर्षण बल को तोड़ते हैं। कण एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और सघन हो जाते हैं। कण अपनी जगह पर कंपन करना बंद कर देते हैं। आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है बी, कणों की औसत गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है जबकि वे आकर्षण बल को तोड़ते हैं। जब कोई तरल अपने क्वथनांक पर पहुंच जाता है तो लगातार गर्म करने के बावजूद उसका तापमान नहीं बढ़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दी जाने वाली अतिरिक्त ऊष्मा कणों के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होती है ताकि तरल गैस में बदल सके। इस छिपी हुई ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि तापमान नहीं बढ़ता इसलिए कणों की गति ऊर्जा भी स्थिर रहती है। कुछ पॉइंट, गुप्त ऊष्मा पदार्थ की अवस्था बदलने के काम आती है, तापमान बढ़ाने के नहीं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप उसी तापमान के उबलते पानी से अधिक चलन पैदा करती है।
क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ पिघलते समय संगलन की गुप्त ऊष्मा कार्य करती है। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय नहीं है? प्लास्टिक की थैली, कागज, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा। सही उत्तर है प्लास्टिक की थैली। प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसका अर्थ है कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव इसे विघटित नहीं कर सकते। प्लास्टिक पॉलीमर की लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है, जिन्हें प्रकृति आसानी से नहीं तोड़ पाती। इसलिए यह पर्यावरण में हजारों वर्षों तक बना रहता है और अन्य प्रदूषण फैलाता है। अन्य विकल्प जैसे कागज, छिलके और सूती कपड़ा जैविक स्रोतों से आते हैं और समय के साथ खाद बन जाते हैं। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। यह समुद्री जीवन और मिट्टी की उर्वरता के लिए बड़ा खतरा है। कागज और सूती कपड़े को रिसाइकल किया जा सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 3R सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल अपनाना जरूरी है। अगला प्रश्न, कोशिका को केंद्रक झिल्ली में क्या पाया जाता है? छोटे छिद्र, रंध्र, केवल लिपिड परत, कोई छिद्र नहीं। सही उत्तर है छोटे छिद्र यानी स्मॉल पोर्स। केंद्रक झिल्ली एक दोहरी परत वाली दीवार होती है जो केंद्रक के अंदर मौजूद आनुवंशिकी सामग्री DNA RNA को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। इस झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये छिद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच आवश्यक प्रोटीनों, RNA और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। बिना इन छिद्रों के कोशिका का नियंत्रण केंद्र बाकी कोशिका से संपर्क नहीं कर पाएगा। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। कोशिका विभाजन के समय यह झिल्ली अस्थायी रूप से गायब हो जाती है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रिका यानी न्यूक्लियस और क्रोमेटिन जाल होता है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? नोट इसमें दिया हुआ है। वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी हो। ऑप्शन, वास्तविक उल्टा और छोटा, आभासी सीधा और बड़ा, आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक सीधा और बड़ा। सही उत्तर है इसका आभासी सीधा और बड़ा छोटा। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु दर्पण से कितनी भी दूर हो। किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती हैं, इसलिए वे वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए प्रतिबिंब आभासी होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच बनता है। इसका उपयोग वाहनों के साइड व्यू मिरर में किया जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिससे ड्राइवर पीछे के बड़े हिस्से को देख पाता है। दुकानों में चोरी रोकने के लिए सिक्योरिटी मिरर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। यह किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण यानी डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी तार के प्रतिरोध R का सही सूत्र क्या है? आप देख सकते हैं इसका सूत्र दिए हैं, 4 ऑप्शन हैं। सही ऑप्शन बी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और पदार्थ की प्रकृति P। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तार लंबा तो प्रतिरोध ज्यादा। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार मोटा तो प्रतिरोध कम।
यहाँ P को प्रतिरोधकता कहा जाता है। यह सूत्र विद्युत परिपथों को डिजाइन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। प्रतिरोधकता P का मात्रक ओम मीटर है। तापमान बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालकता प्रतिरोधकता का उल्टा होती है। अगला प्रश्न, उम्र बढ़ने के साथ जब आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और मोतियाबिंद। सही उत्तर है इसका प्रेसबायोपिया। बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे पास की वस्तुएं धुंधली दिखने लगती हैं। इसे जरा दूरदृष्टिता भी कहते हैं। इसे सुधारने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। तीसरी शिफ्ट के यही प्रश्न थे, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की अपडेट को देख लें। धन्यवाद।